हेलो दोस्तों। सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आखिर कब तक, और इसे लिखा है मृदुला सिन्हा जी ने। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। पूरे 35 वर्ष सरकारी नौकरी कर अवकाश प्राप्त किया है शैलेंद्र नाथ ने। आज ही कार्यालय से कागजात लेने गए हैं। सरस्वती को पति के घर लौटने का बेकरारी से इंतजार है। जाने क्यों उसे पति का अवकाश ग्रहण करना अंतर्मन तक सहला रहा है। अब उसे कमी भी किस बात की है। चिंता मुक्त हैं सरस्वती और शैलेंद्र नाथ। राहुल और राजीव दोनों नौकरी प्राप्त लड़के हैं। दोनों की शादी 1 वर्ष पहले कर दी। डीडीए में जूनियर इंजीनियर हैं। दिल्ली में ही पति पत्नी रहते हैं। बेटी की भी शादी हो गई। शैलेंद्र नाथ ने दफ्तर से लौटते ही पत्नी से अपना निश्चय व्यक्त किया। अब हमें कुछ नहीं करना। हम और तुम आराम से बैठकर दाल रोटी खाते बातें करते बची हुई जिंदगी काट लेंगे। सरस्वती एक लंबी चुप्पी से पति का समर्थन करती रही। उसने तो पहले ही जोड़ घटाव कर लिया था। 2 प्राणियों की सादी जिंदगी पेंशन की रकम से निभ जा रही थी। 2 कमरे का घर है, क्या कम है। बस खाने पीने की ही तो बात रही। इकलौती बेटी सुनीता और दामाद को तीज त्योहार पर देना लेना सब हो जाएगा। अपने पति की जीवन भर की कड़ी मेहनत भाग दौड़ से सरस्वती ऊब चुकी है। वह तो उस क्षण की तलाश में थी जब दोनों निश्चिंतता से बैठकर बातें कर सकें। बातें तो होती रही, पर दोनों के एक साथ बैठते ही उनके बीच घर गृहस्थी की उलझनें पसर जाती। और उन मूर्त समस्याओं की उपस्थिति में कोरे मन की बात हो तो कैसी। मात्र जोड़ घटाव होता और उन घटाव को जोड़ने के लिए भाग दौड़। शैलेंद्र नाथ आभारी है अपनी पत्नी के। यदा कदा उनके आभार प्रदर्शन के बोल रहे हैं। सच, तुमने मदद न की होती तो पिताजी के सिर लदे कर्जे, बहन की शादी, मेरी नौकरी, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ न कर पाता। सरस्वती शैलेंद्र नाथ का मुंह बंद करा देती है। चुप भी करो ने, कितनी बार कहोगे मेरा क्या तुम्हारा क्या। दोनों ने मिलकर गृहस्थी बसाई थी ने। वो तो ठीक है, पर बाबूजी ने जब तुम्हारा सारा जेवर साहूकार के यहाँ गिरवी। शैलेंद्र नाथ के गले में अटकते भावों का बोझ स्पष्ट दिखता है। सरस्वती पति की दशा निरख पिघल जाती है। बाबूजी ने ठीक ही तो कहा था। बहू, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम भी इस परिवार का अंग हो गई हो। मेरे सिर कर्ज का बोझ है। सरकार सारी ज़मीन लेने जा रही है। मुझे याद है बड़ी मुश्किल से अपनी नई बहू के सामने घर की स्थिति कह पाए थे। अपनी मनसा स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहावत का सहारा लिया था। बहू, स्त्री के लिए गहना जेवर तो संपत्ति का श्रृंगार, विपत्ति का आधार होता है। मैं उनका इशारा भाप गई। चुपचाप भारी कदमों से पीछे मुड़ी। उसी कमरे के कोने में रखे शादी के कपड़े वाले बक्से की तह में पड़े जेवर वाला पीतल का डब्बा निकालकर मैंने उनकी ओर बढ़ाया। डिब्बा थामते हुए उनके हाथों की थरथराहट मैंने भी महसूस की। दरवाज़ा उड़का। मेरे बिस्तर पर ही बैठ वे डिब्बा खोलने लगे। हंसुली, कंठा, एयरिंग, पहुंची एक एक नग निकालते उनके हाथ थम जाते। उन्हें सबका वजन तो पता ही था। 1 महीना पहले ही तो मेरे पिताजी के सामने सुनार बुलाकर तुलवाया था। पूरे 15 तोले सोना। मेरे पिताजी द्वारा किए करार के अनुसार 1 तोला कम पड़ गया था। मारे क्रोध के तुम्हारे पिताजी का चेहरा तमतमा उठा था। मेरे पिताजी गिड़गिड़ा रहे थे। समधी जी, 1 तोला सोने की खातिर मेरी इज्जत। मुहूर्त बीता जा रहा है, लड़के को मंडप पर जाने दीजिए। अगली फसल कटते ही पूरा कर दूंगा। और सोना रुपया कितना दे पाऊंगा। मैं तो आपको पूरी की पूरी लक्ष्मी दे रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी बेटी लक्ष्मी है। आपका घर धन धान्य से भर देगी। दरवाजे की ओट से मेरी माँ देख रही थी। तुम्हारे पिताजी तमक कर बोले, नहीं नहीं, आपने 15 तोले सोने का तो वादा किया था, उतना तो होना ही चाहिए। फिर तो लड़की को जिंदगी भर लेना देना चलता है। यह तो बेटी के बाप का हक है। आपकी मर्जी हो देना, मर्जी ना देना। मेरी माँ से अपने पति का गिड़गिड़ाना देखा न गया। खांसी खकार करके पिताजी को अंदर बुलाकर बोली, क्यों समधी को नाराज करते हो। शादी के समय दोनों परिवार के मन में गांठ बैठ जाए तो उम्र भर नहीं खुलती। ये लो मेरा मंग टीका, पूरे 1 भर का तो है।
पिता ना न कर सके। मंग टीका लेकर गहनों के बीच रख दिया। तुम्हारे पिताजी ने खुश होकर सारे गहने लौटा दिए। तुम्हें मंडप पर जाने की अनुमति दे दी। बोले, गहना जेवर कोई मुझे पहनना है क्या? आपकी बेटी ही पहनेगी। शादी के बाद सारे गहने मुझे माँ ने पहना दिए। सबके ऊपर मंग टीका का बोझ मैं महसूस कर रही थी। औरतें आती, मेरी ठोड़ी उठाकर देखती, पहुँची के कट, हंसुली की कटाई, कंठा के एक एक नग घुमा कर देखती। मंग टीका पर उनकी नज़र ठहर जाती। यह तो माँ वाला है। देखो हमारे ज़माने का सोना कैसा दगदग करता है। आज के सोने और पीतल में कोई अंतर नहीं, वह भी 75 रुपये भर है। ससुराल में भी औरतें मेरे जेवर की तारीफ करती। उन्हें खरीदने में मेरे पिताजी की 1 बीघा ज़मीन गिरवी पड़ी थी। मैं मन ही मन सोचती, जेवर तो मेरे ही पास रहेंगे, दोबारा लौटकर पिताजी को दे दूंगे, उनकी ज़मीन छूट जाएगी। मुझे क्या पता था कि उन जेवरों के नसीब में ज़मीन छुड़ाना तो था, पर मैके की नहीं, ससुराल की। मैंने सोचा, चलो यह घर भी तो अब अपना ही है। तुम्हारे पिताजी का हाथ जब मंग टीका पर पड़ा, तब पता नहीं क्यों जोरों से काँप उठा। बोले, बहू इसे तो अपने पास रख लो, मैं तुम्हारा मंग टीका गिरवी नहीं रखूँगा। मैं घूंघट डाले हाथों को आंचल में छुपाई खड़ी थी। उन्होंने सारे जेवरों को अपने गमछे में बांध डिब्बा भी वापस कर दिया। ज़मीन नीलाम होने से बच गई। घर की इज्जत की बात थी, तुम्हारे खानदान की इज्जत। खानदानी प्रतिष्ठा की बात तब भी उठी जब नन्ही की शादी तय हुई। माँ जी पिताजी को अक्सर उल्हाने दिया करती, अब की फसल बेचकर बहू के जेवर छुड़ाओ। नन्ही की शादी तय करने वाले हो, ननद की शादी में बहू ने जेवर नहीं पहना तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी ही शिकायत होगी। और यही तो उसके ओढ़ने पहनने के दिन है। इस घर में आते ही मैंने तो कभी ना पहना। शादी के 1 साल बाद ही तुम्हारे दादाजी ने मेरे सारे जेवर बेचकर खेत खरीद लिए। बहू को पहनाकर ही शौक पूरा कर लूँ। कैसा खानदान है तुम्हारा। अगली फसल पर जेवर छूट गए। पिताजी ने गिनकर मुझे जेवर लौटाया और कहा, बहू तुम्हारे पिताजी ने सच कहा था, तुम लक्ष्मी हो लक्ष्मी। देखो न, उसी ज़मीन में इतना धान हुआ कि तुम्हारे जेवर भी छूट गए और इस साल नन्ही की शादी भी कर दूंगा। मैंने जेवरों को देखा भी नहीं और उसी पीतल वाले डब्बे में रख दिया। मेरा मन झुंझलाहट से भरा था। यही काम 1 वर्ष पहले हुआ होता तो मुझे अपने मायके में मुंह न छिपाना पड़ता। भाई की शादी पर मैंने कोई जेवर न पहना। एक एक औरत मेरी सोनी कलाई, सोना गला निरख माँ को ताने देती। बेटी को कैसे दरिद्र घर में ब्याह दिया, ससुराल वालों ने सारे जेवर ले लिए। माँ ने बहाना ढूंढ लिया, बड़ी नखरे दिखाती है, कहती है गहना जेवर मुझे भारी लगता है, मैं नहीं पहनूंगी। नन्ही की शादी तय हो गई। तुम्हारे पिताजी फिर मेरे सामने आकर खड़े हुए बोले, बहू नन्ही का रिश्ता तय किया है। उसके ससुराल वाले बड़े लोभी हैं, तुम तो जानती ही हो। मेरे पास कुल 1000। फिर वक्त ठहर गया था। उस छोटे से परिवार के सभी सदस्यों के टाले न टले। मैंने झट डब्बा निकाल ससुर जी के सामने रख दिया। ठहरे हुए वक्त में गति आ गई। नन्ही की शादी धूमधाम से हुई। मैंने जेवर नहीं पहना तो क्या, नन्ही ने तो पहना था। मैंने ही उसे अपने हाथों से पहनाया। और फिर तो मेरा भी जैसे अभ्यास सा हो गया। तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए पिताजी के श्राद्ध पर सविता की शादी में रुपए पैसे की ज़रूरत हुई। तुम भी पिताजी के अंदाज में ही आग्रह करते, मैं सहर्ष दे देती। और राजीव राहुल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तो मैंने बेच ही डाले। तुमने लाख मना किया, मैं न मानी। मैंने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। गहना जेवर ना पहना तो क्या हुआ, बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाएं, वही मेरे जेवर हैं। अब हमें क्या। मैंने जब राहुल की शादी पर भरपूर जिद कर दी तो तुम कितना चिढ़ गए थे। मुझे समझा रहे थे, सरस्वती क्या होगा इतना जेवर लेकर, आज कोई पहनती भी है। और तुमने ही कब अपने जीवन में। तुम्हारे गले में भाव चिपक गए थे, मैंने तुम्हारी एक न सुनी। बहू के लिए पूरे जेवर बनवाए। बहू को पहनाकर मैं उसे निहारती ही रह गई। मुझे सब कुछ मिल गया। चलो जो झेलना हुआ हमने झेल लिया। मेरे बेटों को वे दिन नहीं देखने पड़ेंगे, उन्हें तो ज़िंदगी में पैबंद नहीं लगाने पड़ेंगे। शैलेंद्रनाथ को जैसे कुछ याद आया। बोले, अरे मैंने तो तुझे बताया ही नहीं,
राहुल का पत्र आया है। उसने हम दोनों को दिल्ली बुलाया है। शैलेंद्र नाथ और सरस्वती ने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी बार उल्टी गिनती गिनी है। सरस्वती पन्ने पलटती जाती, शैलेंद्र नाथ सुनते हुए उसकी समीक्षा करते जाते। इनके दिल्ली पहुंचने पर चाय पानी के बाद ही राहुल ने डीडीए से आई चिट्ठी थमा दी। शैलेंद्र नाथ पढ़कर खुश हुए, बोले, बहुत अच्छा, ज़रूर लेना चाहिए। तुम भाग्यशाली हो जो दिल्ली जैसे शहर में फ्लैट इतना जल्द मिल गया। वे अपनी खुशी में पत्नी को भी शरीक करना चाह रहे थे। उन्होंने पत्नी को आवाज़ लगा दी। तभी राहुल बोल उठा, लेकिन पिताजी मेरे पास अभी 40,000 रुपये कहाँ हैं। शैलेंद्र नाथ को उन कटीली झाड़ियों से निकलने का आसान रास्ता मालूम था, पर पता नहीं क्या सोचकर चुप ही रहे, कांप भी गए। सरस्वती आ गई। उसे भापते देर न लगी कि पिता पुत्र के बीच कोई गंभीर विषय पसर आया था। पूछ बैठी, क्यों, क्या गुफ्तगू हो रही है, क्यों बुलाया मुझे? कुछ नहीं, ऐसे ही राहुल के इसके ऑफिस की किसी समस्या पर बात कर रहे थे हम लोग। तुम्हारे काम की बात। राहुल को पिता के झूठ बोलने पर अचंभा हुआ। इधर स्वयं शैलेंद्र नाथ को पत्नी से बहाना बनाना महंगा पड़ रहा था। वे तत्क्षण उठकर राहुल से कहते अंदर चले गए, तुम भी सोच लो, मैं देखता हूँ, काम तो करना ही है। पति के जाते ही सरस्वती ने अपनी आशंका व्यक्त की, बेटा, क्या तुम्हारी नौकरी में कोई गड़बड़ी आ गई है? नहीं माँ, मुझे तो समझो लॉटरी मिल गई है। देखो न, डीडीए का एक फ्लैट मिलेगा, लेकिन माँ इसके लिए मुझे 2-4 दिनों में ही 40,000 रुपये जमा करना है। मैं दरअसल, मेरी नौकरी तो नई है, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ? सरस्वती बाहर से भीतर तक कांप गई। बेटे के कंठ से साक्षात उसके ससुर के स्वर फूट रहे थे। वही ताल, वही लय, वही छंद, वही असमर्थ भाव। पर अब जैसे उसे आज्ञाकारिणी बनना कबूल नहीं। न जाने क्या सोचती हुई प्रकट हुई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, अब नहीं। राहुल अचंभे में पड़ गया। माँ को झकझोरता हुआ बोला, क्या नहीं देंगी माँ? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरी इज्जत का सवाल है माँ। सरस्वती चुप रही, दांत पर दांत बिठाए जिया तक आई, अपनी कथा चबाती रही। उल्टी गिनती 100 से 1 तक पहुंच गई। फिर एक बार वक्त ठहर गया। 2 कमरों की दीवारों ने समय को बढ़ने से रोक लिया। समय प्रवाह में है, जो रुकता नहीं, थकता नहीं। सरस्वती के जीवन में आए हुए वक्त के टुकड़े अटकते रहे हैं, थमते रहे हैं। अप्रवाहित जमे हुए समय को सरस्वती ने अपनी सारी शक्ति लगा ठेल कर ही गृहस्थी की गाड़ी को यहाँ तक पहुँचाया है। अब तो बचे हुए समय को सहजता से जीने की लालसा भर रह गई है। अपने जीवन की प्रति छाया भी वह अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। पर यह क्या? शोभा ने कहा, माँ जी, पानी गर्म हो गया है, आप स्नान कर लीजिए। सरस्वती की तंद्रा भंग हुई। घुसल खाने में बैठी ठंडा गर्म पानी मिलाती न जाने कब तक थमे हुए वक्त को फेंटती रही। बाहर निकली तो राहुल ऑफिस जा चुका था। नाश्ते की मेज पर उसने पूछा, बहू, तुम्हारे जेवर कहाँ हैं? वे तो सब लॉकर में रख दिए माँ जी। दिल्ली में कोई जेवर नहीं पहनती, घर में भी नहीं। यहाँ तो पीतल की चैन भी छिन जाती है। ठीक ही किया तुमने। शैलेंद्र नाथ बहू की प्रशंसा कर पत्नी की ओर चोर दृष्टि से देखने लगे। पति की बात की अवहेलना करती सरस्वती ने दृढ़ स्वर में आज्ञा दी, आज सब निकाल कर ले आओ। क्यों? शोभा के मुंह से नन्हा सा प्रश्न छिटक गया। मैं कहती हूँ इसलिए। लेकिन माँ जी, इन्हें तो आने दीजिए, मैं अकेली कैसे लाऊंगी? यहाँ तो न जाने कितने चोर उचक्के लगे। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शैलेंद्र नाथ पत्नी का मुंह देख चुप ही रहे। शाम को ऑफिस से लौट दरवाज़ा खोलती पत्नी के अंग अंग पर लदे गहने देख राहुल पूछ बैठा, यह क्या किया है तुमने? दिन दहाड़े डाकुओं को निमंत्रण? शोभा ने राहुल के होंठों पर उंगली रख दी। वह सीधे माँ के कमरे में पहुंचा। माँ, यह क्या किया तुमने? क्षण मात्र के लिए तो पुत्र की रुखाई ने शैलेंद्र नाथ को भी बींद दिया। सरस्वती की स्पष्टोक्ति में दृढ़ता थी। बिल्कुल ठीक किया है बेटा।
राहुल की खीज और रोष प्रकट हुई। क्या ठीक किया? यहाँ कोई जेवर भी पहनती है, दीवार की भी आंखें होती हैं। देख लिया और बस। ये स्त्रियों का गहनों जेवर से लगाओ पुरुषों को चैन से नहीं जीने देता। मैंने और पिताजी ने तो शादी के समय ही मना किया था। मेरे सिर दर्द। माँ, तुम्हें इन चीज़ों से क्यों मोह है? सरस्वती टलकर चौके में चली गई। बहू को निहारती रही। शोभा का एक एक अंग सास की तीक्ष्ण दृष्टि से बींध रहा था। अचकचाहट में पूछ बैठी, क्या देख रही हैं माँ जी? कुछ नहीं बहू, सच कहा था मेरे ससुर जी ने। स्त्रियों का गहना जेवर संपत्ति का श्रृंगार, विपत्ति का आधार होता है। और गहरा निश्वास भरकर पहली बार उसने बहू के सामने भी अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती प्रारंभ कर दी। राहुल भी आ गया। सुनते सुनते उसकी समस्या का हल निकल आया। जब तक शैलेंद्रनाथ उस कहानी की समीक्षा करते, राहुल ने बड़े उतावलेपन से उद्गार व्यक्त किए। माँ, पहले तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाया? मैं तो नाहक परेशान हो उठा था। तुम्हारी ही कहावत है न, गोदी में बच्चा नो गाँव ढिंढोरा। और शाम को पिता पुत्र डीडीए से लौटे तो राहुल माँ को झकझोरता हुआ बोला, माँ, पिताजी ने एक आइडिया दिया है। उनका कहना है कि शोभा के जेवर छुड़ाने के लिए और डीडीए के बकाया पैसे भरने के लिए मैं अकेला कहाँ जमा कर पाऊँगा। उन्होंने कहा है कि मैं उनके लिए भी कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ दूँ। आखिर पटना में रहकर तो वो भी जाएंगे, यहाँ हम लोगों के साथ भी आप दोनों रहेंगे। और है ना गुड आइडिया? माँ, तुम्हें कैसा लगा? बेटे का मन रखने के लिए उसने पति के प्रस्ताव का समर्थन सिर हिलाकर तो दिया, पर सोचती रही, कब तक हम विपत्ति में रहेंगे? कब तक इस घर की बहू के लिए गहना जेवर श्रृंगार बन पाएगा? 3 पीढ़ियां तो उसकी आंखों के सामने से गुजरी हैं, और अब तक, आखिर कब तक? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।